नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों से कि प्राचीन इतिहास मैंने कंप्लीट करा दिया है। 2 वीडियोज हैं, उसको देख लीजिए अच्छे से। वो लिस्टिंग है, उसी से आपका अगर जो अच्छे से कर लेंगे वो दोनों वीडियो और ये जो एमसीक्यू करा रहे हैं ये कर लेंगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट है और इससे काम हो जाएगा। यहाँ तक कि यूपी पीसीएस आरओ और यूपी ट्रिपल एस और भी वनडे एग्जाम है जिसमें भी जीएस पूछता होगा उसके लिए कारगर होगा। तो हम जैसा कि बताए थे कि एमसीक्यू भी कराएंगे, तो उसी श्रृंखला में मैं आज करा रहा हूँ, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आइए आज से देखते हैं, टॉपिक वाइज मैं कराऊँगा एक टॉपिक और मैं कंप्लीट करा दूँगा एग्ज़ाम तक। तो देखते हैं भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, इसमें जो है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नव पाषाण काल, सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे सब पीवाईक्यू रहेंगे और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए ही हैं। समझिए कि ये 90 साल का पेपर है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं पीवाईक्यू का कितना महत्व रहता है। तो आइए देखते हैं क्या है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया है। अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है ये। तो अभिकथन में क्या कह रहा है, तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं। इसमें क्या हुआ तो कैसे देख लेते हैं। तो पहले ए को पढ़ लीजिए अच्छे से कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। कारण अब देख लेते हैं, क्यों कारण लगाइए, क्यों क्या कैसे लगा लीजिए। तो क्यों कारण, तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, नीचे दिया है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। कहाँ पर, तो गंगा घाटी में प्रयोजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस काल में शुष्कता का चरण था। अतः कथन ए और कारण दोनों सत्य और आर कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ मेंस में आया है 2016 में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं क्या है कि इसको कालक्रम में लगाना है। तो पहले क्या आ जाएगा, सियावल जमाओ, फिर उसके बाद से पटपरा जमाओ, फिर बागोर जमाओ, फिर खेतौनी जमाओ। तो इसको समझ लेते हैं फिर से क्या है इसमें कि सोन घाटी की में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने, किसने, तो निसार अहमद ने सोन घाटी में सबसे पहले किसने, तो निसार अहमद ने 35 पूरा स्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 में 77 ईस्वी के मध्य बर्क विश्वविद्यालय के जेडी कलार के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पूरा स्थलों की खोज की। कितने, तो 300 पूरा स्थलों की खोज की। इसके बाद विलियम्स कीथ रायस ने इससे कई जमाओं को खोज कर उजागर किया, जिनमें कुछ समय प्रमुख क्रमागत जमाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, तो सियावल जमाव, पटपरा जमाव, बागोर जमाव, खितौनी जमाव। सियावल जमाव कैसा है, तो सबसे निचला जमाव है। कैसा है, तो सबसे निचला जमाव है जो सियासल नामक पूरा स्थल से मिला है। पटपरा जमाव कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में मिला है। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में। यह लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। बागोर जमाव मध्य सोन घाटी में है। कहाँ पर है, बागोर जमाव, तो मध्य सोन घाटी में है, जहाँ से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन नदी और रेही नदी के संगम पर खितौनी स्थान से सोन नदी के वर्तमान जलस्तर से काफी ऊंचाई पर खितौनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जड़ों मिट्टी का बना है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए। कैसे, तो मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। वह पालीदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो ये भी गलत है, क्योंकि वह पालीदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग नहीं करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये बिल्कुल सही है। वह पशुपालक था, तो नहीं, पूर्व पाषाण काल में कहाँ मानव पशुपालक थे। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, ये भी गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है। पाषाणकालीन सभ्यता का विकास हिमयुगीन प्लीस्टोसीन काल में हुआ। कहाँ कब हुआ, तो हिमयुगीन प्लीस्टोसीन काल में हुआ।
और भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण, कोर उपकरण, शल्क उपकरण तथा हस्त कुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्टज अथवा स्फटिक का उपयोग किया जाता था। कैसा? तो क्वार्टज अथवा स्फटिक का उपयोग किया जाता था। कैसा? तो क्वार्टज अथवा स्फटिक का उपयोग किया था। यह पाषाण उपकरण सर्वप्रथम कहाँ पर मिला था? तो सोहन घाटी में पाए गए थे। पाषाण उपकरण कहाँ पे मिले थे सर्वप्रथम? तो सोहन घाटी में मिले थे। आगे देख लेते हैं। अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस काल में मानव उपकरण का प्रयोग करता था। कब? सोहन संस्कृति में क्या होता था? तो मानव उपकरणों का प्रयोग करता था। पाषाण वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था और न ही पशुपालक था, बल्कि जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर था। इस काल का प्रमुख स्थल सियावन, पटपरा, बाघोर व खितौही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था तो कृषि था, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन और शिकार खेलना। तो क्या था? शिकार खेलना था। मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना था। पूर्व पाषाण कालीन में क्या करते थे? तो शिकार खेलता था। क्या करता था? तो शिकार खेलता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके थे इसको। सियावल एक पूरा स्थल है तो कैसा है? तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का और मध्य पाषाण संस्कृति का। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ए हो जाएगा। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। कैसा है सियावल एक पूरा स्थल? तो कैसा है? तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। आगे देख लेते हैं, क्यों हम लोग ऊपर इसको देख ही चुके थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6वां देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के और एक अवशेष क्रम में पाए गए हैं। तो कहाँ पे पाए गए हैं? तो आगे देख लेते हैं। बेलन घाटी में। कहाँ पर पाए गए हैं? तो बेलन घाटी में। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के तीनों अवशेष पाए गए। कहाँ से? तो बेलन घाटी के विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, नर्मदा घाटी से क्या हुआ है? तो तीनों के अवशेष पाए गए। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अनुत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध उच्च लक्षण है। उच्च पूर्व पाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो हथनौरा से मिला है। कहाँ से? तो हथनौरा से मिला है। देख लेते हैं क्या है इसमें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सुनाकिया को 1982 में, किसको? तो 1982 में अरुण सुनाकिया को मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में हथनौरा नामक पूरा स्थल से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है? तो देख लेते हैं। नर्मदा घाटी का हथनौरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं। सोन घाटी में बाघोर से, बेलन घाटी में बांस घाट से। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? नर्मदा घाटी के हथनौरा से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में प्रथम पूरा स्थल युगीन औजार का खोज, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुलने का श्रेय किसको जाता है? तो बर्किट को, डी टेरा पीटरसन को, आरबी फुट को, एच डी संकालिया को। तो किसको जाता है? आरबी फुट को। ठीक है, कैसे? देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। किसको? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले प्रस्तर युगीन प्रथम हैंडेक्स की खोज कहाँ पर किया था? तो मद्रास के पलवरम स्थान से किया था, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। आगे देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो 1860 में, 1863 में, 1863 में, फिर क्या है? फिर 1873 में, 1878 में। तो कब मिला था? तो 1863 में। कब मिला था? तो 1863 में। देख लेते हैं। ऊपर हम लोग खोजी यहाँ पे पढ़े ही थे। प्रथम हैंडेक्स का कब मिला था? तो 1863 में। अब 11 नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ये क्वेश्चन इजी, आप लोगों को भी आता होगा कि किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अब आगे देख लेते हैं। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। क्या थे? तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावन स्फति शास्त्री थे, तो इतिहासकार थे। तो क्या थे? आप लोग जरूर कमेंट करते रहिए।
कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्या थे, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, देख लेते हैं। ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं। निम्नलिखित में किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, हड़प्पा संस्कृति को किसे कहा गया है? तो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा गया है। आगे देख लेते हैं। भारत, इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। भारत के विभिन्न भागों में जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों के अधिकता कारण एच.डी. संकालिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। कौन कहा है? तो एच.डी. संकालिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के कॉर्जाइट पत्थर से किया गया है। इनमें चॉट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो फलक संस्कृति में। तो फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियाँ का प्रमाण संबंधित है। किससे संबंधित है? आप लोग बताते रहिए। प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण किससे संबंधित है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो किससे संबंधित है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। क्या है? तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। देख लेते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से स्थापित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ मध्य प्रदेश के भीम के बेटका से शैल चित्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण कालीन मानव की संस्कृतियाँ, क्रियाकलाप, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं आखड़े से संबंधित है। किससे संबंधित? तो आखिर से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। 15 नंबर क्या है कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिला है? तो गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। तो कहाँ पे मिला है मातृ देवी की प्रतिमा? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील से बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नामक तृतीय ग्रेवाल के अपरदी जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्तर से प्राप्त एकमात्र मूर्ति है। उच्च पूरा पाषाण काल से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति की विश्व की प्राचीनतम अस्थिर निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। कहाँ पे मिला है? तो ये इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील से मिला है। आगे देख लेते हैं क्या है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो-मैग्नन मानव से जानता है। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक अपी समूह उष्णकटिबंधीय घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। कहाँ पर? तो वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ पूर्व पूर्वज समूह विभाजन में एक नई शाखा बन गई। इसे रामाफिथेकस कहा गया। किसे? रामाफिथेकस कहा गया। तो लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्वज समूह विभाजन की नई शाखा बन गई। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज मत बना और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे ही पिथेकेट्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडरथल मानव होमोवस का एक विलुप्त सदस्य। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली है, इसलिए इसे निएंडर मानव का नाम दिया गया है। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का विकास हुआ। इसे हम होमोसोपियंस या प्रज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधानों नामों से पुकारते हैं, जैसे कि क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, आर्गिनियन इत्यादि नामों से पुकारते हैं। अब मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। तो से क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है पैसरा, दूसरा है लेखैया, तीसरा है बीरभानपुर, चौथा है मादान। तो क्या होगा इसका? तो इसका देखिए पहले क्या आएगा, तो फिर पहले आएगा मादा आएगा, फिर उसके बाद से क्या आएगा, फिर उसके बाद से लेखैया आएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। पहले मादा, फिर उसके बाद से लेखैया, फिर उसके बाद से पैसरा, फिर बीरभानपुर क्या हो जाएगा, अंत में चला जाएगा। मादा, फिर उसके बाद से लेखैया, फिर उसके बाद से पैसरा, फिर बीरभानपुर। देख लेते हैं आंसर इसका। देख लेते हैं कि मध्य पाषाण कालिक
मध्य पाषाणकालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में क्या करना है, इसको क्रम में व्यवस्थित करना था। तो मादा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। फिर लेखैया कहाँ पर है, लेखैया कहाँ पर है, तो लेखैया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। लेखैया कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। पैसरा कहाँ पर, तो बिरभानपुर में। पैसरा बिहार में है। बिरभानपुर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा मादा हो जाएगा, फिर लेखैया हो जाएगा, फिर पैसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर बिरभानपुर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसकी शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो विषय वांकणकर ने क्या किया था, तो इन्होंने भीमबेटका को गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो देख लेते हैं, वर्ष 1957 में पुरातत्वविद वी.एस. वांकणकर ने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैलचित्रों को खोजा था। यहाँ से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफाश्रयों में 475 में शैलचित्रों देखे जा सकते हैं। यह चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाशिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो देखा जाए तो कहाँ से मिले हैं, भारत में किस शिलाशिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो भीमबेटका से। कहाँ से, तो भीमबेटका से मिले हैं। सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिले हैं, तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। देख लेते हैं 20 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन कौन से शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शन, कहाँ कहाँ, तो भीमबेटका हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, पंचमढ़ी हो गया, सुंदरगढ़ हो गया। तो ये चारों ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। आगे देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था पशुपालन का प्रारंभ, तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। आगे देख लेते हैं, प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कब से, तो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता थी। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ कहाँ क्या है, तो आदमगढ़ है। कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ से मिला है। देख लेते हैं इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो बागौर से मिले। कहाँ से, तो बागौर से। मध्य पाषाणकालिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो कहाँ से, तो बागौर। बागौर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धन का प्रमाण कहाँ से, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धन का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चौपानी मांडू से मिला है। कहाँ से, चौपानी मांडू से मिला है। देख लेते हैं, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धन का प्रमाण चौपानी मांडू से मिला है। कहाँ से, तो चौपानी मांडू से मिला। यह पूरा स्थल प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय 1968 इसमें बी.डी. मिश्रा को है। किसको, तो बी.डी. मिश्र को है। आगे देख लेते हैं, सराय नाहर राय और मादा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, सराय नाहर राय और महादा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। कहाँ से, सराय नाहर राय और महादा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इनमें से सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर, तो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था, तो एस.के.सी. ओझा ने किया था। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ तथा 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। कितने, तो 11 मानव समाधियाँ और 8 गर्त चूल्हे पाए गए। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4 मानवों को दफनाया गया है। मादान नामक मध्य पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन परगना अधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुआ। यहाँ से मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, तो
इलाहाबाद से, ठीक है। वहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की जली हड्डियाँ, श्रृंग आदि भी प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण इसे वध स्थल भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित किस मध्य पाषाणकालिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो महादाह से मिले हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में मध्य पाषाणकालिक उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है, जिसमें महादाह, सरायनाहर तथा दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है। महादाह से श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सरायनाहर राय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। श्रृंग तथा श्रृंग के उपकरणों में बाड़ाग्र, बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू आदि है। श्रृंग के आभूषणों में कुंडल तथा मुद्रिकाएं उल्लेखनीय है। महादाह से बलुआ पत्थर से बने सील एवं लोढ़े तथा स्तंभगर्त के भी साक्ष्य मिले हैं। सील लोढ़ों की प्रगति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। पूरा पुष्परा के विश्लेषण से हरे भरे घास के मैदान के विषय में भी संकेत मिलता है। किसके? तो हरे भरे घास के मैदान के भी संकेत मिलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो दमदमा से मिला है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले हैं। देख लेते हैं क्या है। दमदमा नामक मध्य पाषाणकालिक कैसा स्थल है? तो मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है दमदमा? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 ईस्वी तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव सावधान प्राप्त मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल सावधान, 5 कब्रों में 2-2 मानव सावधान तथा एक कब्र से एक साथ 3-3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यह ध्यातव्य है कि विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? तो लेखैया से क्या हुआ है? तो लेखैया से शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? तो लेखैया से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब देख लेते हैं दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है कि तो किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। दमदमा कहाँ से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। देख लेते हैं विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला, भी हम लोग पढ़े थे इसको। कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है ये? तो लेखैया से मिला है। कहाँ से? तो लेखैया से मिला है। देख लेते हैं। तो बता दें कि आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आगे इसके आगे कल शुरू करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।